Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful and gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे, क्योंकि फिर हमारा दूसरा सेशन फार्माकोलॉजी भी है। तो अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, ठीक है, कि जब हम एक रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो डायरेक्शन हम किस चीज़ से उठा सकते हैं? तो याद रखिए, हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा होता है, एक प्रेडिक्शंस होते हैं कि इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये स्टडी कर लूँ तो इस स्टडी की वजह से ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि वो ठीक हो, वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टडीज में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज इस तरह होते हैं कि इसमें अपनी हाइपोथेसिस ज़रूर बनाना होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं? हाइपोथेसिस के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होते हैं। द फर्स्ट वन, यू हैव ऑलरेडी नोन नॉलेज, यानी आपके पास एक थ्योरी है। तो थ्योरी जब हम डिडक्टिव रीजनिंग पे करते हैं, मींस थ्योरी को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी थ्योरी है, वो थ्योरी आप उसको डिड्यूस करते हो और इससे आप हाइपोथेसिस बनाते हो। दूसरा ये है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। तो जितना एक इंसान की एक्सपोजर्स हैं, एक इशू के साथ आप एक्सपोज हो, तो आप इस एक्सपोजर की बेस पे आप इसका डायरेक्शन बना सकते हो। और थर्ड, जितना भी आपकी क्लोज कांटेक्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर रिसर्च सुपरवाइजर्स या आपकी जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इन चीज़ों से मिलके या आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलके डायरेक्शन भी बता सकते हो। लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हाइपोथेसिस में ये होते हैं कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होगा जो हम टेस्ट कर सकें, यानी दैट वी कैन टेस्टिफाई इट। वैसी फर्जी हाइपोथेसिस हम नहीं बना सकते। दोज हाइपोथेसिस दैट लेटर ऑन वी कैन चेक इट इन आवर स्टडी, और हम उसको प्रूव करें कि वेदर जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ट्रू रहा कि नहीं गलत रहा, ठीक है। इज देयर एनी चेंज और नॉट। सो लिहाजा जब भी हम रिसर्च में हाइपोथेसिस लेते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, ठीक है। अब टेस्टेबल का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास तो ऑलरेडी जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम वेरिएबल्स उठाते हैं। अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करें तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उठाएं तो उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहता है, whether there is a relationship exist or not। तो या हम इसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, या हम इसके बीच में एसोसिएशन को फाइंड आउट करते हैं, या हम इसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो उसकी बेस पे फिर हम क्या कहते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। कि लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि अगर एक नर्स प्रैक्टिशनर है, एक नर्स प्रैक्टिशनर है, वो हाई स्किल लेवल यूज करते, मींस अपना जो पेन मैनेजमेंट करते हैं। पेन मैनेजमेंट तो हर एक इंसान करते हैं, ठीक है, मतलब हर नर्स को पेन मैनेजमेंट आते हैं, लेकिन वो पेन मैनेजमेंट जिसमें जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उसकी जो मतलब जो सेवियरिटी है वो कम हो जाए। अब बाकी और जो एज यूजुअल रूटीन नर्स है और एक क्रिटिकल नर्स है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल में एक ट्रिकियास्टोमी हो रहा है, ठीक है, या कोई सेक्शन कर रहा है, तो लेट सपोज मैं उसको गाइड करूं, उसको प्रॉपर मतलब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के बीच में मतलब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस उसको समझाओ। फिर इसके बाद मैं उसको कंपेयर करूं, वो लोग जिन लोगों ने स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं पढ़ी है या जिनको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की, इन दोनों के साथ मैं कंपैरिजन कर लूं।
तो इनिशियल में मैं एक हाइपोथेसिस ये पेश कर सकता हूँ कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टडी ले लूँ और इन दो लोगों के बीच में मैं कंपैरिजन करूँ, तो वो लोग जो ऑलरेडी जिनको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं, जिनको मैंने क्लास ली है, उनकी जो नॉलेज और प्रैक्टिस लेवल है वो हायर होगा बनिस्बत उन लोगों के जिनको मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो उसके लिए फिर जब हम क्या करते हैं, फर्दर वर्कआउट करते हैं और आखिर में फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ जी इसमें बेनिफिट्स आया कि नहीं। सो रिसर्च हाइपोथेसिस जब हम भी बनाते हैं तो इट शुड बी टेस्टेबल, और इसमें फिर हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में या तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं, या हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में कॉज एंड इफेक्ट को मालूम करते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉलेज और एटीट्यूड या प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, अगर लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या कैप स्टडी है, तो इसमें भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक मतलब एक बंदा है वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते हैं, या एक ग्रुप है एक कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते हैं, लाइक ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं छुट्टियों में, और दूसरा ग्रुप है वो मजे से सो रहे हैं, सो क्या ये दोनों जो है एग्जाम में एक जैसे नंबर या उस सब्जेक्ट में एक जैसे नंबर ले सकते हैं? नहीं। तो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली देयर मार्क्स विल बी हायर देन दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। सो क्योंकि अब ये जो क्लास अटेंड करना, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लेकिन जो एग्जाम और जो मार्क अचीवमेंट है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, एसोसिएशन एंड कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर बात जहन में याद रखिए कि जब हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी में हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। इसमें बहुत सारी मतलब रीजंस हैं। एक तो ये रीजन है कि क्वालिटेटिव स्टडी में हम थ्योरी को टेस्ट नहीं करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी में हम थ्योरी जनरेट करते हैं। तो थ्योरी जनरेशन के लिए आपको पहले से इस तरह आइडियाज नहीं होते, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी में हम हाइपोथेसिस इसलिए बनाते हैं कि पहले से एक थ्योरी हम टेस्टिफाई करते हैं, तो लिहाजा फिर हम उसमें थ्योरी सॉरी हाइपोथेसिस जरूर बनाते हैं। इस तरह जो हमारे पास आरसीटी होते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, या क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होते हैं, या कोई और एक्सपेरिमेंटल स्टडी होते हैं, तो उसमें भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक स्टडी ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होते हैं, तो लिहाजा दोनों को हम फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ये है कि हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारी डेटा है, इस डेटा को फिर क्या करते हैं, डेटा को प्रूव एंड डिसप्रूव करें। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके हाइपोथेसिस सही आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो रिसर्च वर्क किया है, आपका रिसर्च वर्क ठीक है। लेकिन जब आपका हाइपोथेसिस गलत आया, तो इट मींस कि देयर इज नो चेंजेस, सो आपकी स्टडी का कोई बेनिफिट्स ही नहीं रहा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनको लिवर कैंसर होते हैं, मिसाल ले लें, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पोस्टुलेशन ले ली, और मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसको लिवर कैंसर नहीं होता, तो ठीक है। मैं कहता हूं कि नहीं, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसको लिवर कैंसर होता है। अब बीच में मैंने दो तीन चीज मिस किए। अगर जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और साथ में अल्कोहल यूज करते हैं, तो फिर मेरा काफी हद तक ठीक होता है। लेकिन जब मैं सिंपल स्मोकिंग के साथ कंट्रोडिक्शन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपोथेसिस कुछ अजीब लग रहा है। मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, मैं पेशेंट्स उठा के इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं 10 साल के लोग, 10 साल की है, 15 साल की है। आखिर में एक कंक्लूजन पे मैं पहुंच गया कि 25 साल तक के लोगों ने सिगरेट की, उसको लंग कैंसर डेवलप हुआ है, लेकिन लिवर कैंसर नहीं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि मेरा स्टडी जो है ये गलत है, ये हाइपोथेसिस गलत है, क्योंकि लिवर कैंसर सिगरेट स्मोकिंग के साथ इस सच लिंक नहीं है बनिस्बत किसकी, लंग कैंसर की। सो यहाँ पे अगर मेरा मतलब हाइपोथेसिस गलत है, तो इट मींस कि ये मेरा स्टडी को भी गलत कर सकते हैं। सो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हाइपोथेसिस हमारे लिए एक डायरेक्शंस होते हैं जिसकी बेस पे हम आगे अपना स्टडी पुट करते हैं, और फाइनली हमें कंक्लूजन मिलते हैं।
इट इज बेसिकली एक फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं जो वेरिएबल्स मतलब जो हमारे पास मतलब वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, इनके बीच में हमें एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम एक रिलेशनशिप अपने साथ रख देते हैं, इसके बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर आगे जाके उसको हम टेस्ट करते हैं। सिंपल कहने का मकसद ये है कि हाइपोथेसिस एक प्रोपोजिशन या एक एजम्पशंस होते हैं जिसकी जरिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ पॉपुलेशन चेक करते हैं और ये हमें एक डायरेक्शन बताते हैं, ये हमें एक प्रेडिक्शन बताते हैं कि जो हमारा स्टडी है इज इट वैलिड और नॉट, जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं ये ट्रू है या डिसप्रूव है, ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ कोई नोट नहीं है। जी सर। अच्छा जी, अब हम आगे जाके मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हाइपोथेसिस की टाइप्स कितने हैं। सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होते हैं एसोसिएटेड वर्सेस कैजुअल हाइपोथेसिस होते हैं, आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरा है सैंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरा है नॉन डायरेक्शनल वर्सेस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज नल और अल्टरनेटिव, या हम उसको कहते हैं नल वर्सेस रिसर्च हाइपोथेसिस। अच्छा जी, कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? कैजुअल हाइपोथेसिस ये होते हैं कि वो हाइपोथेसिस जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, यानी व्हेन वी आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे दूं कि जो लोग मिसाल के तौर एनजी फीड करते हैं, ठीक है, एनजी फीड करते हैं, और वो लोग जो ऑलरेडी क्वाड्रिप्लेजिक है या पैरालाइज पेशेंट्स हैं, ठीक है, और पैरालाइज पेशेंट तो जाहिर बात है वो तो घर ही में होते हैं, उतना ज्यादा देर तक हम हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकते, मतलब रुक सकते हैं या हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते। तो अब अगर घर में है तो घर में कोई केयर गिवर उसको मतलब फीड करते हैं। अब मुझे तो पता है कि फीड अगर गलत तरीके से होते हैं तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशंस, इन्फेक्शंस और व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं एक केयर गिवर को ट्रेन कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब सैंपल लेके 4-5 लोगों को मैं ट्रेन कर लेता हूँ, फिर इसकी बाद में इसकी जो जब मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर ली या मैंने उसको क्लास ले ली या मैंने उसको सेशन ले ली, सेशन के बाद मैं उसका नॉलेज चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, कि मतलब इनिशियली जो लोग फीडिंग दे रहे थे, ठीक है, एनजी फीड दे रहे थे, तो इनिशियल में और बाद में कोई फर्क आया कि नहीं, ठीक है, यानी क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से कम हो सकते हैं अब कि नहीं। तो जब आप उसको सारी चीजें समझा देते हो, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो, ठीक है, कि आपने पोजीशन इस तरह करना है, आपने फीड इस अंदाज से देना है, ठीक है, सो डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती है कि नहीं। सो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को एस्पायरेशन होते हैं, सो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एस्पायरेशन इज पोजीशन। अगर आप एनजी फीड देते हो और एनजी फीड में आपने पोजीशन सही नहीं रखा है, ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है, इसको सिंपल और हाइपल पोजीशन नहीं दी है, या पेशेंट के एनजी ब्लॉक हैं, या पेशेंट मतलब पेशेंट को पहले से वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, और आप उसको एनजी फीड दे रहे हो। सो ये सारी काजेज हो सकते हैं ना, कि इस काजेज की बिना पे इसको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन को ट्रेन की है, तो जब वो सारी चीजें देख के ऑटोमेटिकली इसका जो इफेक्ट होते हैं मतलब वो कम होगा कि नहीं। कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उनको ये भी पता चल जाए कि मतलब इंस्पायरेशन इस वजूहात से हो सकते हैं, वो इस चीज को ओवरकम करें। सो जब हम ऐसी हाइपोथेसिस बनाए कि जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को देखते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हम बीच में क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शंस को देखते हैं। तो इस किस्म के हाइपोथेसिस को फिर हम कहते हैं कैजुअल हाइपोथेसिस, इसको फिर हम कहते हैं कैजुअल हाइपोथेसिस। दूसरा ये है कि एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होते हैं। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि व्हेन वी आर फाइंडिंग
द एसोसिएशन बिटवीन, यानी जब हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, उसको फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। और इसकी बेस पे फिर हम आउटकम देखते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी में भी चेंज आ सकते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि लेट्स सपोज, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि सिगरेट स्मोकिंग कंपेयर विद लिवर कैंसर, तो इनके बीच में एज सच कोई एसोसिएशन नहीं बनता। लेकिन अगर हम कहें कि लिवर कैंसर एसोसिएटेड विद लंग सिगरेट स्मोकिंग, तो इसके बीच में एसोसिएशन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी, मोर चांसेस दैट ही और शी कैन गेट लंग कैंसर, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं, तो ये मैं नहीं कह सकता कि उसको लंग कैंसर नहीं होगा, होगा ऑटोमेटिकली, अदर काजेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों की सिचुएशन देखें तो बनिस्बत बाकी लोगों के फिर लंग कैंसर कम हो सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं। इस किस्म के हाइपोथेसिस को फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, कि जब हमारे पास दो मतलब वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और जब इनके बीच में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक को हम चेंज करें तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का क्या मतलब होते हैं, जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स, मींस आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जिस तरह की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लंग कैंसर का हम बात करते हैं ना बार बार, तो लंग कैंसर लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, इसके अलावा लंग फाइब्रोसिस है या कोई और कोई जिस तरह की सेलिका जेल्स या सेलिकन टाइप वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। अगर कोई मार्बल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कोई और क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज कैन लीड टुवर्ड्स द लंग कैंसर, ठीक है। तो एक फैक्टर जब हम उठाते हैं, एक फैक्टर, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो इसको हम फिर सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन जब हम एक दो तीन या इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। लेकिन लेट्स सपोज एक मैंने सिंपल हाइपोथेसिस में सिगरेट ले लिया और इसके बाद दूसरा लंग कैंसर, लेकिन लंग कैंसर के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसकी लाइफस्टाइल, ठीक है, इसका डेली लिविंग, इसका एक्सरसाइज पैटर्न, इसका फूड हैबिट वगैरह, ये सारी चीजें, सोशल इंटरेक्शन। क्या अगर एक पेशेंट को सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, साथ में इसने कोई मार्बल फैक्ट्रीज में पहले से काम किए हैं, उसको आजमा है, इसको सीओपीडी है, दैट डेवलप द लंग कैंसर, अलोंग विद दैट अगर इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर ले कि इसका लाइफस्टाइल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइको सोशल, वो डिस्टर्ब है कि नहीं। सो वो चीजें जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जो सिगरेट स्मोकिंग और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसकी मैं हमने कंपैरिजन किस तरह की कि 3 से ज्यादा ले ली। सो जब हम दो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट लेते हैं तो उसको फिर हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन जब हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स लेते हैं, मींस 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, इसको फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जिस तरह की एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, द हायर रेशियो ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू क्राइम, यानी ये तो सिंपल एक वर्ड है कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होते हैं तो क्राइम ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ साथ एक और चीज भी हम करें कि फॉर एग्जांपल एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी साइड पे मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, तीसरी साइड्स पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ क्राइम पर नहीं होगा। अगर हम इसको मतलब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ साथ क्राइम्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर और कुछ नहीं तो फिजिकली ये लोग जो है खुद भी खराब हो सकते हैं, एंटी सोशल
ये सारे हरकतें भी करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे। सो दीज आर दी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सो आप लोग सिंपल अल्फाज में ये समझिए कि सिंपल हाइपोथेसिस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है इसमें 3 इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल ये है, अगर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की एग्जांपल दे, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन एटसेट्रा। द हायर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी लीड टू क्राइम। तो ये आपने मतलब अगर सिंपल इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स उठाए हैं तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है, लेकिन आपने दो से ज्यादा उठाए हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में आते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि जी जो स्टडी हम करते हैं इज देयर इन ए डायरेक्शन और इन नो डायरेक्शन, ठीक है, जिस तरह की रिस्क ऑफ फॉल होते हैं, ठीक है, कि जो लोग जिनकी एज बढ़ जाते हैं, जिनकी एज बढ़ते हैं तो रिस्क ऑफ फॉल ज्यादा होते हैं कि नहीं, कम होते हैं, रिस्क ऑफ फॉल ऑटोमेटिकली ज्यादा होते हैं। सो नाउ एज एंड रिस्क ऑफ फॉल दीज टू आर इन द सेम डायरेक्शन। इस किस्म के हाइपोथेसिस को फिर हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेकिन जब हम इसके बीच में वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल, यानी हम इस सिचुएशन देखते हैं लेकिन हमें डायरेक्शनल की कोई वो नहीं होता, तो फिर हम उसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नाउ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज दैट व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप प्रेजेंट, ठीक है, यानी जो हम रिलेशनशिप को मतलब डिस्कस करते हैं कि देयर इज अ रिलेशन, लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द डायरेक्शन, यानी इन दोनों बीच में जो वेरिएबल्स हैं इसके आपस में जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, तो इसको फिर हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे जब इंशाल्लाह आप रिसर्च क्रिटिक करते हो ना, तो रिसर्च क्रिटिक में आपने इस चीज को उठाना है, ठीक है, उधर तो हाइपोथेसिस लिखा होगा, आपने हाइपोथेसिस को देखना है और नीचे लिखना है कि सर ये जो हाइपोथेसिस ने दिए हैं ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। अगर डायरेक्शनल है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि डायरेक्शनल क्यों है, अगर नॉन डायरेक्शनल है, एसोसिएटिव है, ठीक है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, तो आपने फिर बताना होगा। स्टेट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बट डज नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, डज नॉट स्टेट द डायरेक्शन एंड मेक नो प्रिडिक्शन रिगार्डिंग देयर एसोसिएशन। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में ये होता है कि द नेचर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल स्पेसिफाइज द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक हमें डायरेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं और एक हमें डायरेक्शन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जो रिसर्च में ज्यादा यूजेबल हाइपोथेसिस होते हैं, दिस इज द नाउ द लास्ट टू वन, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस और एक होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या हम उसको टेंटेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं या हम उसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, सॉरी। अच्छा जी, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और जो पॉपुलेशन हमने ऑब्जर्व की है, ठीक है, और हम कहते हैं कि जी देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, ये मींस कि हम कहें कि डिफरेंस नहीं है, एसोसिएशन मौजूद नहीं है, ठीक है, सो उसको हम कहें कि नल हाइपोथेसिस है। इस किस्म के हाइपोथेसिस को हम याद रखें, जब भी आप प्रपोजल लिखते हो कोशिश करें कि प्रपोजल में नल हाइपोथेसिस न डालें, क्योंकि जब आप रिसर्च हाइपोथेसिस लिखते हो ना तो रिसर्च हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस ही आता है। सो अगर फॉर एग्जांपल एक चीज नल हाइपोथेसिस के ऊपर हम फोकस करें तो फिर हमने स्टडी क्यों करना है? स्टडी तो हम तब करेंगे कि जब हम कोशिश करेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। So null hypothesis is that when there is no significant difference between specified population, any observed difference being due to sampling or experimental error, it is denoted by H naught, ठीक है, यानी जब हम कहें कि लेट्स सपोज मैं आपको कहूं कि cigarette smoking and other drug leads to the development of lung cancer, ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं आप उससे पूछें कहीं मना न तो सिगरेट सर न तो नस्वार सर इस सर हम लंग कैंसर नहीं की, सो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मतलब जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या और कोई ड्रग्स लेते हैं इसकी वजह से कैंसर नहीं होता।
So that is called null hypothesis. It means there is no relationship, no significance. लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड कि वो क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हैं कि ये रॉन्ग होते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप. सो अल्टरनेटिव इज द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द मींस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये HA या H1 के जरिए, आप ये इसका सिंबल है, ठीक है, to the null hypothesis and state that the relationship exists between two or more variables. यानी रिसर्च हाइपोथेसिस हमें ये कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और नल हाइपोथेसिस से देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. जिस तरह की मैंने एक कॉमन एग्जांपल आपको दे दी. सो लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो ड्रग एंड सिगरेट डेवलप लंग कैंसर, सो दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस. लेकिन नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि ड्रग एंड सिगरेट स्मोकिंग डू नॉट डेवलप लंग कैंसर. अच्छा जी, अब हम प्रीवियसली भी मैंने आप लोग को एक पॉइंट्स बताया था कि मैंने अब इसके बारे में आप लोग को एक फॉर्मेट भी भेजा है, अब आप उसको देख लें. जब हम क्रिटिक करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस की कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाना है. मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव हमेशा अपने एक्शन वर्ड से स्टार्ट लेने हैं. फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो जब क्वालिटेटिव स्टडी होते हैं तो क्वालिटेटिव स्टडी में हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो आप ये टर्म यूज करें, टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड, ठीक है. और जब क्वांटिटेटिव स्टडी आप करते हो तो क्वांटिटेटिव स्टडी में तो हम मेजरमेंट करते हैं, तो फाइंड आउट, टू डिटरमिन, ठीक है. इस तरह के वर्ड्स आप फर्दर भी आप सर्च कर सकते हो. तो इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे होना चाहिए कि जो आपके टॉपिक को रिफाइन करें. यानी आप इस तरह नहीं कि ऑब्जेक्टिव कुछ और कहते हैं और आपका जो रिसर्च स्टडी है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कुछ और कहते हैं, ठीक है. सो आपके ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए. तो जब आप क्रिटिक करते हो तो क्रिटिक में अपनी सारी चीजें देखना है कि इसने ये जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं. अच्छा, इसने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव हमेशा हम कोशिश करेंगे कि मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके, ठीक है. और ऑब्जेक्टिव में भी एक्शन वर्ब के साथ साथ जो पॉपुलेशंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो भी आपने मेंशन करना है. इसके अलावा इसके बाद मैंने आप लोग को रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से भी 2-3-4 पॉइंट्स बताए थे कि जो क्वेश्चंस के ऊपर आप क्रिटिक करते हो आपने 4 चीज याद रखना है कि द क्वेश्चन इज देयर एनी सिग्निफिकेंस, यानी पॉपुलेशन के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फील्ड के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. आप ये क्यों करते हो, रिसर्चेबल, क्या ये स्टडीज के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि नहीं. द लास्ट वन इज एक्सेसिबल, ठीक है. और सॉरी, द थर्ड वन इज एक्सेसिबल एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्टेबल. यानी जो रिसर्चर है या जो टॉपिक है ये इसके इंटरेस्ट के बेस पे है कि नहीं. और लास्ट वन इज हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस के ऊपर आपने ये मतलब किस तरह की क्रिटिक करना है कि ये जो हाइपोथेसिस है अकॉर्डिंग टू द स्टडी है कि नहीं, मतलब वो जो वेरिएबल्स इसने स्टडी क्वेश्चंस में उठाए हैं ये हाइपोथेसिस में इसने डेमोंस्ट्रेट की है कि नहीं, ठीक है. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट द पॉइंट्स दैट यू कैन डू अ क्रिटिक्स, ठीक है. इसके बेस पे आप उसको क्रिटिक कर सकते हो. तो यहाँ पे लिखे कि आर द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस फॉर्मली स्टेटेड इन द स्टडी, आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द पर्पस, आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस लिंक्ड टू द स्टडी फ्रेमवर्क, ठीक है. और are the objectives or questions answered by the study or the hypothesis tested in the study. और फिर ये भी नहीं है कि अपनी मुंह से तो बहुत सारे हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि द हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल. तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या एक रिसर्चर है, इसने हाइपोथेसिस दी है, तो क्या इसने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किए कि नहीं और आखिर में इसने कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नहीं. सो ये भी आप लोगों ने देखना होगा. अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा कंसर्न और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू. हाइपोथेसिस के ऊपर इस यहाँ तक हमने जो इम्पोर्टेंट चीज थी ऑलमोस्ट कवर कर ली, ठीक है. कि आपने रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाना है. इसके थर्ड पॉइंट जो थे हमारे हाइपोथेसिस हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है. कि अब अगर फॉर एग्जांपल जब मैं एक टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ
तो मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि क्या इस टॉपिक के ऊपर पहले से कुछ काम हो चुका है कि नहीं, और अगर हुआ है तो क्या हुआ है, मैंने क्या एक्सपोज करना है। अब अगर एक काम नहीं है, रिसर्च और इंफॉर्मेशन में ये चीज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। सर्च ये है कि आप इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है लेकिन आप उसको सर्च आउट करते हो, ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसको हम रिसर्च नहीं कहते हैं। रिसर्च का मकसद ये है कि वो देयर इज अ गैप, जो एब्सेंटीज हैं या कोई खास चीज है जो एक्सप्लोर नहीं है, मालूम नहीं है, तो जब आप उसको मालूम करते हो तो फिर हम उसको रिसर्च कहते हैं, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू एक सेकेंडरी सोर्स होते हैं जिसके जरिए हमें पता चल जाते हैं, ठीक है, कि मतलब मेरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर पहले से कितना काम हो चुका है और क्या क्या एस्पेक्ट इसकी कवर हो चुके हैं। जो एस्पेक्ट्स कवर नहीं है आप उसकी उस एस्पेक्ट पे भी मैंने काम करना है। इसके अलावा जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ब्रॉड टर्म्स होते हैं, तो वो आप लिटरेचर रिव्यू की मदद से सही लिख सकते हो। जब आप लिटरेचर रिव्यू से आपको गाइडलाइंस मिलते हैं, ठीक है, तो तब आप जाके अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको रिफाइन कर सकते हो। सो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं कि इसमें रिसर्चर क्या करते हैं कि सर्च आउट करते हैं या रीड करते हैं, ठीक है, या उसको एक ऑलरेडी एक मटेरियल है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रीवियसली इन्वेस्टिगेटर्स थी या प्रीवियसली स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने इसके ऊपर काम की है, लेकिन ये बंदा उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि जी इसने ये काम की है, इसने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन इसने एक और काम नहीं किए, ठीक है। जिस तरह के मुख्तलिफ जिस तरह के डिप्रेशन होते हैं, सो डिप्रेशन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने काम की है, लेकिन उस दिन सर दिलदार लोगों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ठीक है, तो उसने मतलब एक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किए, वो इसी लिटरेचर की बेस पे कि जो लोग बेड रिडन होते हैं, ठीक है, उन लोगों में इसने कंपैरिजन का कुछ डिप्रेशन का पॉइंट्स निकाला था, ठीक है। सो कहने का मकसद ये होते हैं कि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो ना, तो लिटरेचर रिव्यू में आपको बहुत सारे फाइंडिंग मिलते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस जब हो तो फिर तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जहां पे गैप आते हैं, सो दैट इज योर पॉइंट, और इस पे फिर आप आगे जा सकते हो। लिटरेचर रिव्यू क्यों लाजमी है? लिटरेचर रिव्यू इसलिए लाजमी है ताकि हम अपने टॉपिक के साथ या हम अपनी स्टडी टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है, यानी हम फेमिलराइज हो जाएं कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये जो हम कर रहे हैं सही डायरेक्शन पे जा रही है कि नहीं, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है, आपने क्या करना है कि टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च and debates relevant to a particular topic or area of study and to present the knowledge in the form of written report, ठीक है। तो आप इसकी मतलब प्रीवियसली एक टॉपिक इन डेप्थ में जाते हो, इस बेस पे आप क्या कर सकते हो, मतलब आप आंसर दे सकते हो, और वही से वहां से जब आपने टॉपिक या पॉइंट उठाया है तो आप बेसिकली इसके ऊपर डिबेट कर सकते हो कि जी हाँ, रिसर्च मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब लिटरेचर रिव्यू में ये चीज मुझे मिला है लेकिन ये मिसिंग है, तो इसलिए उसको मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू रीजंस क्या होते हैं, क्या